साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र को नए सीएम मिलने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के रूप में। आज शपथ ग्रहण उनका होगा। पिछले 10-12 दिन से लगातार ये बातें चल रही थी कि कौन सीएम बनेगा, एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या बीजेपी में ही कोई और बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आने थे 23 नवंबर को, उससे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था एग्जिट पोल को लेकर के, और हमने आपसे कहा था कि देखिए बीजेपी और इनके जो महायुति गठबंधन है, इनको एग्जिट पोल जितने दिखा रहे हैं उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, 180 से ज्यादा मिलेंगी, और वैसा ही हुआ। और उसी वीडियो में हमने बताया था कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, और आज वही चीज होने जा रही है। ये सारी चीजें हमने महज तुक्का नहीं मारा था, हमें दो लोगों के बारे में बड़े अच्छे से पता था, और वो है ये दो लोग। इन दोनों लोगों के दिमाग में पता नहीं भगवान ने ऐसा क्या बना के भेजा है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, ये अपने हिसाब से फैसला करवा लेते हैं। भाई जो लोग, आप खुद बताइए, जो लोग 240 सीटें जीतने पर बीजेपी के लोकसभा में सेम कैबिनेट रिपीट करवा सकते हैं, जिन लोगों की सरकार अभी पूर्ण बहुमत में नहीं है, वो सरकार के फैसले अपने बूते पर ले रहे हैं, अपनी मर्जी के ले रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि नीतीश चले जाएंगे, कि नायडू चले जाएंगे, कि एकनाथ शिंदे चले जाएंगे। क्या वो लोग 145 के बहुमत में से 132 सीटें जब बीजेपी लेके बैठी है महाराष्ट्र में, तब बीजेपी का सीएम नहीं बनाएंगे? क्या इन लोगों में इतना टैलेंट नहीं होगा? पता नहीं पत्रकार लोग कैसे इस बात को कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस तो बन ही नहीं पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को जो है केंद्र में बुला लिया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल तक सीएम रहेंगे ही नहीं, 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे रहेंगे। मैं हैरान होता हूं ये पत्रकार लोग क्या माइंडसेट से सोचते हैं चीजों को। भाई जो लोग, आप खुद बताइए, 2019 में जब इनकी सरकार बनते बनते रह गई, उद्धव ठाकरे के धोखा देने के कारण, इन्होंने पता नहीं क्या खिचड़ी रची, अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस ने, किसी को कुछ नहीं पता, बट ये पता है कि खेल बड़ा तगड़ा हुआ था, और इस तरीके का हुआ कि शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई, एनसीपी 2 हिस्सों में टूट गई, और जो शरद पवार अपने आप को खुदा मानते थे, राजनीति का बहुत बड़ा चाणक्य मानते थे, आज अनिल चंद्र शाह ने उनकी वो स्थिति कर दी कि केवल 10 सीटें हैं उनकी पार्टी के पास। ये है इन लोगों का माइंडसेट। ये लोग इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और पत्रकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन लोगों को महाराष्ट्र में पूरा भरोसा था कि ग्राउंड लेवल पर आरएसएस जो कर रही है वो काम आएगा। सीट सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, वो हम लगभग जीत जाएंगे काफी हद तक। यही कारण है कि 149 सीट्स पर लड़ने के बावजूद 132 सीट्स बीजेपी जीत गई है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। इन लोगों को पता था कि हमने लाडली बहन योजना के तहत जो महिलाओं को 1500 रुपये महीने देने का वादा किया, या जो उनको दिए, वो हमें काम आएंगे, वो वोट बैंक के रूप में तैयार होंगे। इन्हें पता था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर किसी को दे दो तो वो वोट्स में किस तरह से कन्वर्ट होती है। और ये लोग ऐसा नहीं है कि प्रदेश को डुबा देंगे ना, ये लोग उस चीज को कैपिटलाइज करना जानते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में उस चीज को आगे बढ़ाना जानते हैं। और आजकल जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। आज जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, लोग वही फाइनेंशियल सिक्योर हैं जो अपने आप को स्किल्ड किए हुए हैं, जिनमें कोई ना कोई कौशल है। और आज जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पैर पसार रहा है और लोगों की जॉब जा रही है। दरअसल लोगों की जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं जा रही है, वो उन लोगों की वजह से जा रही है जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल प्राप्त है। इसलिए आप लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल प्राप्त करें और इससे अपना रोजगार सुनिश्चित करें, और आने वाले समय में बेहतर वेतन पर आमदनी अर्जित करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर एक वर्कशॉप हो रही है। जनरली ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन शुरुआती 1500 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। इस वर्कशॉप में आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कॉम्प्लेक्स डाटा को सेकंड्स में सॉल्व कैसे करें, बिजनेस स्ट्रेटेजीज फ्रेम कैसे करें, अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कैसे करें, और भी 20 से ज्यादा एआई टूल्स ऐसे सिखाए जाएंगे जो आपकी स्किल्स को बहुत डेवलप करेंगे। इस ट्रेनिंग को कोई भी कर सकता है, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड का हो या नॉन टेक बैकग्राउंड का हो। और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट अटेंड करने के बाद आपको एक बोनस भी मिलेगा, जिसका मूल्य लगभग 5000 रुपए है। इस ट्रेनिंग को 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। हम और हमारी टीम भी इसको अटेंड करने जा रही है। देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक का यूज करके अपने आप को रजिस्टर करिए और उनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें इस ट्रेनिंग के बारे में। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में खेल यह हुआ था, जब 23 नवंबर को रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद लोगों को लगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने चाहिए,
और बीजेपी को भी लग रहा था कि भाई आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को पता नहीं क्या हो गया, सांप सूंघ गया, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे, ना कोई खुशी जाहिर कर रहे थे, ना किसी प्रकार का ऐसा बयान दे रहे थे जिससे कुछ कंफर्मेशन आए। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के दिमाग में यह था कि भाई मैं पार्टी तोड़ करके लाया शिवसेना, मैं 2.5 साल सीएम रहा, मेरी निगरानी में बहुत सारी चीजें हुई। अच्छे इंसान है एकनाथ शिंदे, ऐसा नहीं कि खराब इंसान है, काफी अच्छे काम भी उन्होंने किए। तो उनको यह लग रहा था कि सारा क्रेडिट उनको जाना चाहिए और कम से कम 2.5 साल तो उनको सीएम बनाना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए कि भाई किससे बात कर रहे हैं आप, किससे बात कर रहे हैं? अमित शाह से। फिर लंबे समय तक जब कोई गुत्थी नहीं सुलझी, कोई इस तरीके का कंफर्मेशन नहीं आया और डेट्स टलती गई कि सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, इसी बीच 28 नवंबर को एक मीटिंग होती है दिल्ली में। दिल्ली में बुलाया जाता है अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को, और मीटिंग करते हैं अमित शाह। इसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। इस मीटिंग में काफी कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, और इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार महाराष्ट्र लौट गए, लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली में ही रह गए। उन्होंने बोला मैं कल आऊंगा 29 तारीख को। अब 29 तारीख को जब एकनाथ शिंदे दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए तो वो मुंबई या किसी कार्यालय में नहीं गए, वो अपने सतारा जिले के किसी गांव में चले गए और बोले कि मेरी तबीयत खराब है, मैं गांव में रहूंगा, मैं कहीं नहीं आ रहा। ना किसी से मिल रहे, ना किसी की कोई बात बता रहे, ना किसी तरह का कंफर्मेशन दे रहे। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि एकनाथ शिंदे जो है अब नहीं चाहते कि सीएम देवेंद्र फडणवीस बने, और वो किसी तरह से बीजेपी को किसी तरह से बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, उनके साथ शर्तें मनवाना चाह रहे हैं अपनी। ये बात चलती रही साहब। फिर खबरें ये भी छपी कुछ अखबारों में कि भाई जब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलने गए थे अमित शाह से, तो उनसे मिलने से पहले एकनाथ शिंदे अमित शाह से आधे घंटे की मुलाकात कर चुके थे। जब अमित शाह ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हमारी यानी बीजेपी की 132 सीटें हैं, हमें 13-14 सीट्स और चाहिए, तो हमारा पूर्ण बहुमत वैसे ही हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, तो 13-14 जुटाना हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो भाई आप किस अधिकार से या किस ग्राउंड पर आप ये कह रहे हो कि देवेंद्र फडणवीस को या बीजेपी का सीएम ना बना करके आपको हम सीएम बना दें? भाई जब पिछली बार आप 2.5 साल सीएम रहे, माना कि आप शिवसेना को तोड़ करके लाए, लेकिन उस वक्त भी बीजेपी के पास 105 सीटें थीं। आप जो विधायक तोड़ के लाए थे वो 42-44 थे, फिर भी आपको सीएम बनाया। अब भी आपको संतुष्टि नहीं है। फिर एकनाथ शिंदे ने कहा, ऐसा खबरों में छपा है, एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक काम करिए 6 महीने के लिए बना दीजिए, ताकि मेरे वर्कर को ये तो लगे कि हाँ हमारा नेता मजबूत है। अमित शाह ने कहा कि भाई 6 महीने के लिए बना देंगे, फिर हम अपना बनाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी में गलत संदेश जाएगा। जितने भी IAS PCS अफसर काम कर रहे हैं वो क्या समझेंगे, क्या तो मजाक चलता रहता है। अमित शाह ने कहा हमको स्थिर सरकार देनी है, प्लस हमारे कैडर में क्या संदेश जाएगा कि भाई 132 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी की इतनी कमजोर है कि वो एकनाथ शिंदे के सामने झुक रही है। तो एकनाथ शिंदे फिर शांत। अच्छा, आप में से कईयों को लग रहा होगा कि एकनाथ शिंदे ने तो केंद्र में भी सपोर्ट दे रखा है, मोदी जी की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। कोई खतरे में नहीं पड़ती, लोग सब मैनेज करके चलते हैं, तभी तो नाम है अमित शाह। और फिर स्थिति ये हो गई कि धीरे धीरे अजीत पवार से बातें होने लग गई। फिर एक राउंड अजीत पवार का लगा दिल्ली वापस। लोगों ने कहा अजीत पवार दिल्ली क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अजीत दादा ने कहा कि देखो भाई मैं दिल्ली किसी से मिलने नहीं गया, मेरे थोड़ा वकील का काम था। एक्चुअली हमारी जो पार्टी सिंबल है उसको लेकर के केस चल रहा है, तो मैं कई दिनों से वकीलों से मिल नहीं पाया, तो वकीलों से मिलने गया हूं। ऐसा नेता लोग कह देते हैं। फिर अजीत पवार इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी ने एकनाथ शिंदे को मजबूर कर दिया कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, जहां एकनाथ शिंदे खुल करके कहते हैं कि हम तैयार हैं, देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बना दीजिए, हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। मान ही गए थे एक तरीके से। आप जानते हैं क्या बात हुई है पीछे? सेटिंग पीछे ये चल रही थी कि एकनाथ शिंदे अगर ज्यादा ही अड़ गए सीएम बनने पे तो इनका सपोर्ट छोड़ो, बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी मिलकर के सरकार चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में क्या कर लेंगे शिंदे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो होम मिनिस्ट्री है वो शिंदे के पास जाएगी। कुछ नहीं जाएगा, होम मिनिस्ट्री भी बीजेपी के पास रहेगी, देख लेना आप। तो ये जो कहानी चली, अच्छा शिंदे लंबे समय से कोई बयान दे नहीं रहे थे। अमित शाह से मिलकर के भी जब आ गए थे तो उसके बाद अस्पताल चले गए, मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी से नहीं मिल सकता, मेरी तबीयत खराब है। उसके बाद जब मामला ज्यादा बिगड़ गया तो कल की बात है, निर्मला सीतारमन और विजय रूपानी, परसों की बात है, इनको अपॉइंट किया गया कि आप महाराष्ट्र जाइए और आप दोनों जाकर के बीजेपी के नेताओं से बैठक करिए और बोल दीजिए कि हमारा नेता तो भाई देवेंद्र फडणवीस है, जिसको राजीनामा रखना हो रखे, नहीं तो छोड़े। तो ये दोनों कल गए
और ये लोग एक तरह से ऑब्जर्वर बन के गए। कल इन लोगों ने बीजेपी के विधायकों से मीटिंग करी और सबसे पूछा कि भाई बताइए आपका नेता कौन हो। सबने कहा देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी तरफ से देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। फिर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात निकल के आती है कि भाई देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में बैठे हैं एकनाथ शिंदे, इस तरफ बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस, इस तरफ बैठे हुए हैं अजित पवार। एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि सर आप बताइए आपका क्या इंस्टांस है, तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए भाई हम चाहते हैं कि यही सीएम बने, बाकी हमारा क्या इंस्टांस है, हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो आपको पता चल जाएगा। बगल में अजित पवार एकदम से बोलते हैं लेकिन मेरा कंफर्म है भैया, मैं तो डिप्टी सीएम बन रहा हूं, इनका कंफर्म नहीं है, मेरा कंफर्म है। फिर इस पर काफी मजाक होता रहा, हंसी मजाक चलता रहा। यानी कि अजित पवार मजबूती महसूस कर रहे हैं और अजित पवार ने यह सिद्ध भी किया है कि असली एनसीपी तो वही है। एकनाथ शिंदे ने भी सिद्ध किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध कर दिया इन लोगों ने कि असली खिलाड़ी तो हम ही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ समय पहले, जब वो 2014 से 2019 तक सीएम रहे थे, 2019 में भी उन्होंने सीएम की शपथ ली, लेकिन उद्धव ठाकरे धोखा दे गए तो वो सीएम बन नहीं पाए, तो उनका मजाक उड़ा। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मेरा पानी उतरते देख किनारे पर अपना घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। और ये वास्तव में समुंदर की तरह ही लौट कर आए। जिंदगी हो तो ऐसी हो। आप लोगों को लग रहा होगा पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं, क्यों ना चले पॉलिटिक्स की बातें। पॉलिटिक्स से कितना कुछ सीखने को मिलता है। सोचिए जो देवेंद्र फडणवीस अपना सीएम रहे हैं 5 साल, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, सीएम रहे, उसके बाद उनका पार्टनर धोखा देके चला गया, वो कुछ भी नहीं रहे। फिर उन्होंने जोड़ तोड़ के कैसे भी सरकार वहां बनी महायुति की, उसमें उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा और वो बन गए खुशी खुशी। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी सीएम रहा हो फिर डिप्टी सीएम बन जाओ और खुशी खुशी काम करे? कितना ईगो इसमें अपना त्यागना पड़ता है। ये बड़े बड़े जो नाम आप सुनते हो, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये ईगोइस्टिक जो लोग हैं ये कभी नहीं कर पाएंगे इस काम को। ये हमें सीखना चाहिए अपने निजी जीवन में। उसी प्रकार से इन लोगों के बारे में सीखना चाहिए। कितने कन्फर्म है ये लोग। इन लोगों ने साफ साफ कह दिया होगा कि भाई एकनाथ शिंदे जी देखो ऐसा है, तुम्हें सरकार में शामिल होना है तो हो जाओ, नहीं होना तो केंद्र से भी समर्थन वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा क्लियर कट बात करते हैं गुजराती लोग हैं। किसी दुकान पे आप जाओ, आपने कहा कि भाई ये चीज़ अगर 1000 रुपये की नहीं है, 1000 रुपये की दे रहे हो, 1000 की मत दो, हमें ये 700 की दो, तो दुकानदार कहते हैं देखो 1000 की है, लेना है लो, नहीं तो जाओ। तो आप कहते हो चलो ले ही लो। ये उस टाइप के लोग हैं। ये महाराष्ट्र का प्रकरण राजनीति को बड़ा स्पष्ट करता है, केंद्र का प्रकरण भी। जो लोग, जो पत्रकार, जो व्यूअर्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राजनीति कैसे चल रही है। राजनीति बहुत एग्रेसिव चल रही है जी। विदेशों में आप देख लो, कोई मसला हो जाता है, कनाडा ने कुछ किया, भारत एकदम ऐसा स्टेप लेता है जो कनाडा बिल्कुल बैकफुट पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि भारत ये कहते कि हम देखेंगे, बातचीत करेंगे। पाकिस्तान कुछ कर दे, भारत एकदम से स्ट्राइक कर देता है। चाइना को देखो, अटका के रखा, चाइना को पीछे जाना पड़ा। तो जो पार्टी विदेशी मामलों में एग्रेसिव होकर खेल रही है, क्या वो अंदर के मामलों में दब जाएगी? बिल्कुल नहीं दबेगी जी। कुछ लोग कह रहे होंगे वक्फ बोर्ड पर तो दब गई, देखो वक्फ बोर्ड को टाल दिया, उसके अमेंडमेंट को टाला नहीं है। अब इंतजार है कि वहां पर ट्रंप हटे तो फिर काम आसान हो जाएगा। चीजें देखनी पड़ती हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि देखो किसान आंदोलन दोबारा होगा, हो गया, कहा था। जब तक वो नहीं हटेगा डेमोक्रेट्स, बाइडेन, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा इन देशों में, यूक्रेन, रशिया में, इजराइल वाले क्षेत्र में, इधर चाइना वाले क्षेत्र में, उधर कोरिया में भी आपको पता है इमरजेंसी लग गई थी। भारत में देखिए किसान आंदोलन, बांग्लादेश में आपको देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। वो ऐसा कर जाएंगे कि उसे ट्रंप संभाल ही नहीं पाए उसके बाद। तो ये सब चलता है, यही हमें सीखना है और इसीलिए हम डिस्कशन करते हैं आपसे। हमारे डिस्कशन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इन घटनाओं के जरिए अपने देश के स्टेटस के बारे में जानें, अपने नेताओं के स्टेटस के बारे में जानें और आपको पता हो कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और अगर आगे होगी तो कैसे होगी। इसका एक आइडिया हम सबको लग सके, उद्देश्य बस इतना होता है। हमारा काम ब्रेन वॉशिंग करना नहीं है कि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट दिखा के आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दें और आपको ना, हम तो खुद कहते हैं सब चीजें खुद वेरीफाई करो, पर हम डिस्कशन सब चीजों पर करेंगे। वर्ल्ड अफेयर्स नाम ही इसलिए है, दुनिया में हो रही हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और दुनिया में हमारा देश भी आता है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था और आप इन लोगों के बारे में और जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही है जो आपके देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। नमस्कार।